हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरा नाम है प्रियंका। तो हमारा आज का पहला इडियम है या फ्रेज है टेक द फ्लोर। टेक द फ्लोर का अर्थ होता है बोलना शुरू करना या चर्चा में अपनी बात रखना, टू स्टार्ट स्पीकिंग बिफोर अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो टेक द फ्लोर का अर्थ होता है किसी मीटिंग में, किसी डिबेट में जिसे आप बहस बोलते हो, सम्मेलन में जिसे आप इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस बोलते हो, या किसी डिस्कशन में जब बोलने का अवसर आप लेते हो या अपनी बात शुरू करते हो तो वहाँ पर बोला जाता है टेक द फ्लोर। ऐसे एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं। देखिए, टेक द फ्लोर मतलब एड्रेस एंड ऑडियंस भी बोल सकते हैं, या स्टार्ट प्रेजेंटिंग वंस व्यू, जो अपना व्यू आप जब आप किसी के सामने रखते हैं तो वहाँ पर भी टेक द फ्लोर बोलते हैं। जनरली ये ग्रुप ऑफ पीपल में होता है, ठीक है। तो ही टुक द फ्लोर इन द मीटिंग मतलब क्या हुआ कि उसने मीटिंग में अपनी बात रखी। अगर हमें बोलना है कि छात्र ने चर्चा में अपनी राय दी, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने अपनी जो है कोई ओपिनियन दिया डिस्कशन में, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बाय यूजिंग दिस इडियम। तो द स्टूडेंट टुक द फ्लोर ड्यूरिंग द डिस्कशन। हमारा अगला इडियम है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क, चुनौतीपूर्ण काम जिसे आप चैलेंजिंग टास्क बोलते हो। अपहिल एक एडजेक्टिव होता है और चैलेंजिंग टास्क मतलब तो आप जानते ही हैं। तो अपहिल टास्क हो गया चुनौतीपूर्ण काम, ऐसा कार्य या ऐसा एफर्ट, ऐसा प्रयास जिसे पूरा करना बहुत कठिन है, डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल है लेकिन डिफ़िकल्ट है, जिसमें काफ़ी हार्डवर्क और पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो वैसे कार्य को करने के लिए वैसे कार्य को आप क्या बोलते हो? अपहिल टास्क, ठीक है। अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, या बोल सकते हो टफ चैलेंज, अ हार्ड अंडरटेकिंग, ये सारे इसके सिमिलर फ्रेजेस हो गए। फाइन, तो एग्जाम्पल देखते हैं। रिड्यूसिंग पॉवर्टी इज एन अपहिल टास्क। गरीबी कम करना कठिन कार्य है। परीक्षा में शीर्ष स्थान पाना कठिन कार्य है। तो कैसे यूज करेंगे इस इडियम को? सिक्योरिंग द टॉप रैंक इज एन अपहिल टास्क in the examination. Next is with open arms. With open arm phrase का अर्थ होता है गर्मजोशी से स्वागत करना या किसी को खुशी खुशी स्वीकार करना, ठीक है, वेलकम करना, मतलब वार्मली वेलकम या ग्लैडली किसी को एक्सेप्ट करना, रिसीव समवन और समथिंग इंथ्यूजियास्टिकली। तो ये सारे फ्रेजेस हो गए किसके? विथ ओपन आर्म्स के, मतलब कि सिमिलर फ्रेजेस हो गए। गर्मजोशी के साथ स्वागत करना, टू वेलकम और एक्सेप्ट समवन वेरी वार्मली। एग्जाम्पल देखते हैं। द फैमिली वेलकम द गेस्ट्स विथ ओपन आर्म। परिवार ने, फैमिली ने जो गेस्ट्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अगर हमें बोलना हो गांव वालों ने उसकी वापसी को गर्मजोशी से स्वागत किया, मतलब वो जब आया, गांव में रिटर्न हुआ तो उसे बहुत अच्छे से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो इसे कैसे हम इस फ्रेज को यूज करते हुए बोलेंगे? द विलेजर्स वेलकम्ड हिज रिटर्न विथ ओपन आर्म्स। नेक्स्ट इज थ्रो अ स्पैनर। थ्रो अ स्पैनर ये इडियमेटिक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है काम में बाधा डालना या कोई भी प्लान है उसे बिगाड़ देना, ठीक है। तो थ्रो अ स्पैनर का जनरली अर्थ होता है किसी योजना, किसी काम, किसी वर्क या किसी भी प्रोसेस में ऐसे बाधा डालना, मतलब ऑब्स्टिकल उत्पन्न करना जिससे काम जो है ना स्मूथली चल ना सके या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो वहाँ पर हम थ्रो अ स्पैनर बोलेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें बात बोलनी हो तो। टू कॉज अ प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट्स समथिंग फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। कॉज अ प्रॉब्लम, डिस्टर्ब अ प्लान, क्रिएट एन ऑब्स्टिकल, ये सारे इसके मीनिंग हो गए किसके? थ्रो अ स्पैनर के, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द सडन रेन थ्रू अ स्पैनर इन द प्लान। अचानक जो बारिश हो गई उसने योजना में, प्लान में बाधा डाल दी। नेक्स्ट इज पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर इडियम ये नाउन फ्रेज भी है। तो नाउन फ्रेज मतलब क्या हुआ कि पास्ट मास्टर का अर्थ हुआ अत्यंत कुशल व्यक्ति, बहुत स्किलफुल व्यक्ति, ठीक है, माहिर, विशेषज्ञ जिसे आप बोलते हो। तो पास्ट मास्टर का अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसने किसी कला, किसी आर्ट, किसी स्किल, किसी टास्क में बहुत ही अधिक दक्षता, मतलब एक्सपर्टीज प्राप्त कर ली हो और जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो, बहुत ही अत्यंत निपुण हो, तो उसे हम पास्ट मास्टर बोलेंगे। जैसे कि अगर आप बोल सकते हो, जैसे एन एक्सपर्ट है, ही इज़ एन एक्सपर्ट,
ठीक है, ये मीनिंग हो गया। अ हाईली स्किल्ड पर्सन, फाइन, अ मास्टर ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है किसी पर्टिकुलर काम में, तो उसे हम पास्ट मास्टर बोलेंगे। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किल्ड एट समथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज अ पास्ट मास्टर एट कॉन्वर्सेशन, इज अ पास्ट मास्टर एट कॉन्वर्सेशन, वह बातचीत में करने में माहिर है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है। नेक्स्ट इज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड इडियम का अर्थ होता है अमान्य, या आप बोल सकते हो प्रभावहीन। नल एंड वॉइड मतलब क्या होता है, कानूनी रूप से निरस्त, मतलब कानूनी रूप से ये अब काम नहीं करेगा। नल एंड वॉइड उस सेंस में भी बोल सकते हैं। इनवैलिड जिसे आप बोलते हो, लीगली इनइफेक्टिव बोलते हो, हैविंग नो इफेक्ट बोलते हो, तो ये सारे नल एंड वॉइड के मीनिंग हो गए इन इंग्लिश, अमान्य और प्रभावहीन। तो नल एंड वॉइड का अर्थ होता है कि जैसे मान लो कोई एग्रीमेंट है, कोई डिसीजन है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रूल रेगुलेशन है, कोई भी चीज़ जो अब वैलिड नहीं है या उसका कोई भी अब लीगल इफेक्ट नहीं रह गया है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, नल एंड वॉइड। फाइन, एग्जाम्पल, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अब वैलिड नहीं है, अब उसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट इडियम है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड, ऑफ एंड हैंड का अर्थ होता है बिना तैयारी के, या मतलब कि जब आप कोई काम बिना तैयारी के करते हो, डन और सेड विदाउट प्रायर थॉट और प्रिपरेशन। तो जब कोई व्यक्ति बिना पहले से प्रिपरेशन के, बिना पहले से तैयारी के जब कुछ कहता या करता है, तो उसे हम कहते हैं ऑफ हैंड, विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, डन और सेड विदाउट प्रायर थॉट और प्रिपरेशन को हम ऑफ हैंड बोलते हैं। जैसे ही मेड एन ऑफ हैंड रिमार्क, ही मेड एन ऑफ हैंड रिमार्क, उसने बिना सोचे समझे एक टिप्पणी कर दी, रिमार्क दे दिया। ठीक है, या आप बोल सकते हो आई स्पोक ऑफ हैंड, मतलब क्या हो गया कि मैंने बोला बट उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, बिना तैयारी के मैंने बोला। नेक्स्ट इज ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स भी एक इडियम है और इसका अर्थ होता है पूरी तरह डूबा हुआ। पूरी तरह डूबा हुआ, अत्यधिक शामिल होना, या ओवर हेड एंड ईयर्स जब आप किसी से डेप्ट लेते हो, कर्ज लेते हो, तो कहते हैं ना वो कर्ज में डूबा हुआ है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम ओवर हेड एंड ईयर्स बोलते हैं। डीपली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, और या कह सकते हैं हम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग। तो जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति में, किसी काम में, किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में, या कर्ज में, या प्रेम में, लव में, ठीक है, बहुत ज़्यादा शामिल, डीपली इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम ये फ्रेज का यूज़ करते हैं ओवर हेड एंड ईयर्स। ठीक है, डीपली इन्वॉल्व्ड, कंप्लीटली इमर्स्ड है वो, हेवली बर्डन्ड, हेवली बर्डन्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बोलते हैं। फाइन, तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेब्ट, मतलब क्या हुआ कि वह पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है। नेक्स्ट इडियम है या फ्रेज आप बोल सकते हो रॉक द बोट। रॉक द बोट का अर्थ होता है शांति या व्यवस्था में बाधा डालना, या कभी कभी आप ऐसा बोल सकते हो जब बेवजह किसी तरह का प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, विवाद खड़ा करना, तो वहां पर क्या बोलते हो, रॉक द बोट, टू डू समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स और डिस्टर्ब्स अ स्टेबल सिचुएशन। मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी शांत या स्थिर, स्टेबल जिसे आप बोलते हो, स्थिति में ऐसा काम करे जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई विवाद, कोई प्रॉब्लम, ट्रबल, परेशानी, इनस्टेबिलिटी पैदा हो जाए, तो वहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में हम रॉक द बोट इडियम का या फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि डिस्टर्ब करना, द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है, अभी मौजूदा सिचुएशन जो स्टेबल है उसको डिस्टर्ब कर देना, क्रिएट ट्रबल, ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिड नॉट वॉन्ट टू रॉक द बोट इन हिज न्यू जॉब, नई नौकरी में वह कोई विवाद नहीं चाहता है। तो यहाँ पर हम इस तरह का कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट इस एग्जाम्पल से, इस सेंटेंस से आ रहा है। नेक्स्ट इज, आपने बहुत लोगों ने ये नहीं सुना होगा, ये बहुत अच्छा इडियम है, पिरिक विक्ट्री। पिरिक विक्ट्री, ऐसी जीत जिसमें नुकसान इतना अधिक हो जाता है
कि आपका जो जीत है, आपकी जो उस जीत से उम्मीद है वो लगभग समाप्त हो जाती है, मतलब कि उस जीत की से जो प्रॉफिट होती वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पिरिक विक्ट्री उसे हम बोलते हैं। फाइन। तो जब कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ जो हासिल तो आप कर लेते हैं, लेकिन उस जीत का बहुत भारी कीमत आपसे वसूल लिया जाता है या आपको भारी कीमत चुकाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम इस कॉन्टेक्स्ट में पिरिक विक्ट्री का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में कहें तो अ विक्ट्री दैट कम्स विथ सच ग्रेट लॉसेस दैट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ डिफीट। फाइन। बहुत भारी नुकसान हो जाता है, जीत होती है लेकिन भारी नुकसान के साथ, और वो नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है, समय का, धन का, रिसोर्सिस का, लोगों का, तो इसे हम पिरिक विक्ट्री बोलेंगे। अ कॉस्टली विक्ट्री भी बोल सकते हैं। अ विन अचीव्ड एट एक्सेसिव लॉस, ये भी आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम कहीं पढ़ते हैं या हमें कोई बोलता है कि यार इट वॉज अ पिरिक विक्ट्री, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि ऐसी जीत जिसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है। अगला है निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का फ्रेज का अर्थ है किसी समस्या को शुरुआत में ही रोक देना, या कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो अंकुरित अभी हो रही है उसे खत्म कर देना, समाप्त कर देना। तो टू स्टॉप अ प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स सीरियस, जब किसी समस्या, बुरी आदत या गलत स्थिति, गलत सिचुएशन, सर्कमस्टांस को बढ़ने मतलब ग्रो होने से पहले ही जब रोक दिया जाता है, तो वहाँ पर हम निप इन द बर्ड फ्रेज का यूज़ करते हैं। यह फूल की कली को खिलने से पहले काट देने के विचार से आया है ये शब्द, जैसे कहते हैं ना निप इन द बर्ड, तो उस तरह से आप इस चीज़ को ध्यान में रख के याद रख सकते हैं, निप इन द बर्ड। फाइन। स्टॉप एट अर्ली स्टेज, प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग फर्दर। तो प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग जनरली ये खराब चीज़ों के लिए बोला गया है कि खराब चीज़ या बुरी चीज़ को बढ़ने से पहले ही रोक देना। जैसे कि अगर हमें बोलना हो अ बैड हैबिट शुड बी निप्ड इन द बर्ड, अ बैड हैबिट शुड बी निप्ड इन द बर्ड, इसका मतलब होता है कि जब बुरी आदत हो तो बुरी आदत को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े ना और हमें नुकसान ना पहुंचाए। जैसे अगर हमें बोलना हो कि समस्या को शुरू में ही रोक दिया गया, तो कैसे बोलेंगे, तो प्रॉब्लम वाज निप्ड इन द बर्ड। तो ये हमारा आज का लास्ट इडियम था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।